नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सभी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो भारत के संविधान सभा के जो अस्थायी सभापति, देखिए अस्थायी पूछ रहा है, तो देखो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और इस समय पहली बैठक में अस्थायी सभापति चुने गए थे या अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसके बाद 9 के बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, उसमें स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। वो कौन होते हैं? वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, ये दूसरी बैठक में। और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। दो नए उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, एक होते हैं एस.सी. मुखर्जी और एक हैं टी.वी. कृष्णमचारी। ठीक है, तो अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष दूसरी बैठक में चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ पूछा था पहली बैठक में, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं कि जो स्थायी अध्यक्ष पहली बार चुने गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो, प्रारूप समिति संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान है इस समिति का, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी। और प्रारूप समिति की जो स्थापना हुई थी, जो गठन हुआ था, वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, और प्रारूप समिति 7 सदस्यीय थी। और प्रारूप समिति का कई नाम है, जैसे प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग ऑफ कमेटी है, वार्ता समिति है, पांडुलेखन समिति है। तो आपको याद रखना है ये सभी नाम, मैं ओरल बोल रहा हूँ, आपको लिख लेना है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था या अंगीकार किया गया था। हुआ ये था कि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर 100% रेडी था। ठीक है, लेकिन इस समय क्या हुआ था, केवल 16 आर्टिकल लागू किए गए थे, और बाकी संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे अंगीकार जब भी पूछेगा तो ऑप्शन डी। अब पूर्ण संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो जैसे कि मैंने बताया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, लेकिन अगर पूछता कि अंगीकृत कब किया गया तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। और याद रखना है कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो देखो, संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। ठीक है ना, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप, संविधान का जो प्रथम प्रारूप है इन्होंने ही तैयार किया था, जिसमें 321 अनुच्छेद थे। ठीक है, ये आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, 321 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ इन्होंने बनाई थी। लेकिन फिर इन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बुलाया और तब उन्होंने पूरा संविधान बनाया था, लेकिन संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। ठीक है, आगे देखें, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, ऑप्शन डी। संविधान 1 में क्या है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो सबको पता है भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भारत का संविधान निर्माण में 60 देशों का अध्ययन किया गया था। लगभग 60 देशों का अध्ययन किया गया था, और संविधान बनने का जो ड्यूरेशन टाइम था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, सबको पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं,
लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो फ्रांस। सबसे पहले जो लिखित संविधान है वो फ्रांस का है, याद रखना, ठीक है ना। फ्रांस का क्या है? लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो देखो आयरलैंड से लिया गया है पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी भी शॉर्ट में कहा जाता है, डीपीएसपी। और नीति निर्देशक तत्व जो या डीपीएसपी है ये आयरलैंड से लिए गए हैं और भाग 4 में इनका उल्लेख है, भाग 4 में। और आर्टिकल 36 से 51, ठीक है ना, 36 से 51 जो है नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर कोई लेखपाल का एग्ज़ाम दिया होगा तो ये प्रश्न पूछा गया था कि डीपीएसपी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 36 से 51 में है, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व जो है ये आवाद योग है, मतलब इसके हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो याद रखना है नीति निर्देशक तत्व क्या है? आवाद योग हैं। भाग 4 में इनका उल्लेख है, आर्टिकल 36 से 51, और आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान कैसा है। तो देखो भारतीय संविधान क्या है? अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, मतलब थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला है, ऑप्शन डी। आगे देखें, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने कानून बनाया वही कानून मंत्री होंगे, तो ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आगे देखते हैं, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो सबको पता है कि जन गण मन क्या है? वो राष्ट्रगान है। और वंदे मातरम क्या है? वो राष्ट्रगीत है। दोनों को, यहाँ पे मैं एक की बात नहीं करूँगा, दोनों को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन सी 1950 है, लेकिन पूरी डेट जो है याद रखनी है। स्टेटमेंट वाइज डेट कई बार पूछी गई है। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अपनाए गए थे। और राष्ट्रीय ध्वज की जब बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई, याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी। ये है क्या? ये है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। याद रखना आर्टिकल 32 क्या है? ये एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है। और आर्टिकल 32 के तहत ही मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा कि आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय या आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। आगे देखेंगे, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी। याद रखना ऑप्शन सी जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर संविधान संशोधन जो हुए हैं वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत ही किए गए हैं इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक है। तो याद रखना कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखो मौलिक अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार पहले हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार हटाकर संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, और इसे जो है मौलिक अधिकार से हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। संपत्ति का अधिकार क्या है? ये कानूनी अधिकार है वर्तमान में, ठीक है। और किस आर्टिकल में है इसका उल्लेख? तो आर्टिकल 300A या 300 का में इसका उल्लेख है संपत्ति के अधिकार का। अब बाकी A, C और D जो है ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। आगे देखेंगे, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है? तो USA, ऑप्शन बी। USA जो है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है, मतलब कोई भी न्यायाधीश अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है एक बार
रिपीट कर सकता है, उसको एक बार चेकआउट कर सकता है, ये कहने का मतलब है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार, इसी को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है या मौलिक अधिकार कहा जाता है, तो वो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से ये लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य यूएसए से, मौलिक अधिकार यूएसए से, मौलिक कर्तव्य रूस से, ये आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखनी है कि मौलिक कर्तव्य भाग, अब चूँकि ये बाद में जोड़ा गया 1976 में, तो भाग 4A, ठीक है ना, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 51A या 51 का, ठीक है, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, समिति पूछी जाती है, सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, उसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। तो एक जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया, ये 86वां संविधान संशोधन, फिर संविधान संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत मौलिक कर्तव्य का ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और इसमें है क्या? इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है ना, इसके बारे में प्रावधान है। तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं और जोड़े गए थे कितने? 10। और अगर एक घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी जब संविधान लागू हुआ था, तो 1950 को लागू हुआ था, जोड़ा गया 76 में, तो इसका मतलब है मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 0 थे। ठीक है, ये भी ऑप्शन में होता है 0, तो आपको यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। आगे देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अस्पृश्यता का अंत, और यह हम कहते हैं छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17, ठीक है ना। ये एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है जो यूएसए से लिए गए थे, तो मौलिक अधिकार है ये एक आर्टिकल 17, इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, आगे देखेंगे, चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट शब्द प्रयोग निम्न में किसे इंगित करने के लिए किया गया है या होता है? मतलब चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो प्रेस या समाचार पत्र को कहा जाता है, जो वर्तमान में सही से काम नहीं कर रही है, तो प्रेस या समाचार पत्र, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो देखो, ग्राम पंचायत जो है अनुच्छेद 40 में है, और ये एक डीपीएसपी है। डीपीएसपी क्या है? अर्थात नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। अब चूँकि जब संविधान बना था तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में डिटेलिंग नहीं दी गई थी, इसी वजह से 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 बाद में लाया गया, जिसमें से काफ़ी विस्तार पूर्वक पंचायतों के बारे में बताया गया। ठीक है, आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। आगे देखते हैं, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया था, जो वर्तमान में लागू है। ठीक है, वर्तमान में क्या है? त्रिस्तरीय समिति ही लागू है पंचायतों में। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, और इसकी सिफारिश पर ही, इस समिति की सिफारिश पर ही पहला जो पंचायती राज विभाग है वो 1959 में राजस्थान के नागौर में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पे। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो याद रखना कि राष्ट्रपति के न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। राष्ट्रपति का आ जाए, उपराष्ट्रपति का आ जाए, ठीक है, ये क्या है? ये सब 35 वर्ष तक है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड है। तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अब देखो, यहाँ पे कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, नीलम संजीव रेड्डी, सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी,
ठीक है ना। तो कई 3-4 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जो CGI होते हैं वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति के जो पद की शपथ है या शपथ का प्रावधान है वो आर्टिकल 60 में है, 60 में है, ठीक है ना। आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ प्रावधान। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, ऑप्शन सी। देखो, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति को देगा, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे ये, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति तत्काल उसे लोकसभा अध्यक्ष को देता है या लोकसभा स्पीकर को देता है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। आगे देखते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। मतलब कहीं पर अगर राष्ट्रपति शासन लगा है किसी राज्य में तो वहाँ का शासन कौन संभालेगा, राज्यपाल संभालेगा, राष्ट्रपति नहीं संभालेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना। आगे देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो देखो, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12, ठीक है ना। आर्टिकल याद रखना 83 या 83 के तहत 12 लोगों को मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति। और ये जो 12 लोग हैं ये 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। याद रखना, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों में ये 12 मनोनीत सदस्य प्रवीण होते हैं, ठीक है। इन्हीं 4 क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं, ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अगला देखें, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। क्यों होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, पदेन जो है अध्यक्ष होता है। इसी वजह से उपराष्ट्रपति का पद जो होता है ये उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है और राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है, याद रखना है। आगे देखते हैं, संसद बनती है, संसद किन से मिलकर बनती है। तो देखो, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति संसद में क्यों मिलता है, क्यों इसके भाग में राष्ट्रपति शामिल है, ये क्वेश्चन आ चुका है कथन कारण में। तो याद रखना कि राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करता है तब वह कानून बनता है। इसी वजह से राष्ट्रपति को संसद में शामिल किया गया है। और संसद का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 79 में किया गया है, याद रखना, आर्टिकल 79 में। आगे देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखो, संसद के सत्र होते हैं वो साल में 3 सत्र होते हैं, लेकिन कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य होता है क्योंकि 6 माह का गैप होना चाहिए, इसके ऊपर का गैप नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट। आगे देखते हैं, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। तो देखो, संविधान में आपातकालों का प्रावधान है 3 प्रकार के, ऑप्शन सी इज़ द राइट। आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं, पहले तो जर्मनी से लिए गए हैं, ठीक है ना, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। और आपातकाल में याद रखना 3 प्रकार के आपात हैं। अनुच्छेद कौन सा है, तो 352, आर्टिकल 352, 356 और 360, 352, 356, 360 याद रखना है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये 3 प्रकार के आपात लगाए जा सकते हैं भारत में। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपात अभी भी एक भी बार नहीं लगा है, याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है अभी, तो ऑप्शन डी कभी नहीं। आगे देखें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए, याद रखना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय केवल एक व्यक्ति करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। आगे देखते हैं, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो लोकसभा में याद रखना कि 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष,
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और पंचायती चुनाव के लिए 21 वर्ष। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन डी। आगे देखें, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ठीक है ना, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो प्रस्तावना में कुल हो गए हैं 88 शब्द, 88 शब्द हो गए हैं, पहले थे 85, 3 जोड़ दिए गए, हो गए 88। ठीक है ना, याद रखना है। आगे देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जी.वी. मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे देखें, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था 1953 में, 1953 में ये गठन हुआ था। 1 अक्टूबर, पूरी डेट पूछे तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। भाषाई आधार पर पहला राज्य था। ठीक है, और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी जब गठन हुआ था? तो कुरनूल थी। याद रखना, ये भी पूछा गया प्रश्न है, कुरनूल। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पे काट के कर देना, दिया गया था। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था तो 1970 के तहत। ठीक है ना, 1970 अब खत्म हो चुका है, तो याद रखना है कि 1970 के तहत ये प्रावधान दिया गया था पहले। ठीक है, आगे देखते हैं, देश के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ? अब यहाँ पे इस टाइप से भी पूछ सकता है कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, तेलंगाना का गठन कब हुआ, तेलंगाना स्थापना दिवस। और तेलंगाना का गठन हुआ तो किस नंबर का राज्य था? तो 29वें नंबर का राज्य था। और कब गठन हुआ? तो 2 जून 2014 को। याद रखना, 2 जून 2014 को इसका गठन होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की श्रृंखला में समाप्त होते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।